Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। द्विवेदी युग के जो अगले कवि हैं उनमें नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो द्विवेदी युग के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर रहे हैं, उनके जीवन में यदि प्रकाश डालें तो उनके संबंध में बाबू गुलाब राय का कहना है कि यद्यपि आचार्य शुक्ल जी ने द्विवेदी युग में लिखना शुरू किया था, तथापि वे द्विवेदी जी के प्रभाव से प्रभावित न थे, वे स्वयं ही युग निर्माता थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने आप में एक बहुत बड़े युग निर्माता के रूप में उभरे हैं और ऐसे युग निर्माता जिन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत को एक नया आलोक, नया प्रतिमान, नया मापदंड प्रदान किया है और उनका जो व्यक्तित्व है और जो उनका कृतित्व है वो द्विवेदी युग में अपूर्व, अतुलनीय एवं अविस्मरणीय है। उनके जीवन पर प्रकाश डालें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी विक्रमी संवत 1941 में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। सन 1898 में 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने मिर्जापुर के एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल से उर्दू के साथ अंग्रेजी लेकर मिडिल पास किया। सन 1901 में उन्होंने मिर्जापुर के ही लंदन मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की और इसके बाद इलाहाबाद की कायस्थ पाठशाला में नाम लिखा गया, लेकिन पारिवारिक कारणों के चलते हुए उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 1902 में लीडरशिप की परीक्षा दी और अच्छी तैयारी न होने के कारण यहाँ भी वो उत्तीर्ण नहीं हो सके। तो अध्ययन की प्रवृत्ति तो हालांकि उनमें आरंभ से थी। लंदन मिशन स्कूल के प्रिंसिपल एफ लॉगमैन ने अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनको बराबर प्रोत्साहित किया। 1895 से 1903 ईस्वी तक शुक्ल जी अंग्रेजी के व्यापक एवं गंभीर अध्येता श्री राम गरीब चौबे के संपर्क में आए और चौबे जी की अध्ययनशीलता उन्माद की सीमा तक पहुंच गई थी। वे शुक्ल जी के लिए चुनी हुई पुस्तकें जुटा दिया करते थे। चौबे जी के संपर्क से शुक्ल जी को मिडिल पास करते करते अंग्रेजी का उतना ज्ञान हो गया था जितना उस समय FA के विद्यार्थियों को भी बहुत कम होता था। 1898-99 में आपने एडिसन के ऐसे ऑन इमेजिनेशन का अनुवाद कल्पना का आनंद इस शीर्षक से कर डाला था। 1903 तक हिंदी साहित्य के ज्ञान से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को इतना अधिक प्रभावित किया शुक्ल जी ने कि उन्होंने आनंद कादंबरी का संपादन भार ही उनको सौंप दिया। स्वयं शुक्ल जी 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचे और वो खुद को एक लेखक के रूप में देखने लगे। प्रेमघन की छाया स्मृति में वे कहते हैं कि 16 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी और मैं भी अब अपने आप को एक लेखक मानने लगा था। तो यहाँ पर उन्होंने अपने ही शब्दों में स्वयं को लेखक के रूप में अभिव्यक्त किया है और ये माना है कि 16 वर्ष की आयु तक आते आते जो एक लेखन की कला है वो उनमें व्याप्त हो चुकी थी। 1940 ईस्वी तक हाई स्कूल परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन का कार्यभार भी इन्होंने स्वीकार किया। इस संबंध में श्री चंद्रशेखर शुक्ल जी का कथन है कि गर्मी की छुट्टियों में जब वे हाई स्कूल परीक्षा की कॉपियां देखते देखते थक जाते थे तब अक्सर कहते थे कि इस तरह बैल के समान पिसने पर मैं अधिक नहीं चल सकता, लेकिन क्या करूं। 1904 ईस्वी में शुक्ल जी लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग के मास्टर बन गए। यह कार्य उन्होंने नायाब तहसीलदार के प्रलोभन को छोड़कर और उसके बाद स्वीकार किया। सरकारी नौकरी की
वो स्वतंत्र चेतना के विकास में एक बाधा के रूप में आलोचना करते थे। जब वो कला के अध्यापक हुए तो मेयो मेमोरियल लाइब्रेरी में बैठकर घंटों साहित्य की चर्चा किया करते थे। श्री केदारनाथ इस समय लाइब्रेरी के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिंदी पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह उन्हें प्रदान किया। कुछ सूत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि शुक्ल जी के पिता को जब ये पता चला कि वो पुस्तकों के अध्ययन में बहुत अधिक रमने लगे हैं, तो उनके पिता सारी पुस्तकें छुपाकर रख दिया करते थे कि कहीं बेटे का मन पढ़ाई से ना हटे। लेकिन शुक्ल जी क्योंकि स्वाध्याय से जुड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं से अपने लिए पुस्तकें जुटा लेते थे। इस लाइब्रेरी के नियमित अध्येता बन गए। 1900 ईस्वी तक उन्होंने पुस्तकालय की सभी पुस्तकें पढ़ डाली। व्यापक अध्ययन और हिंदी के विशेष ज्ञान से प्रभावित होकर श्री केदारनाथ पाठक ने उन्हें 1906 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास से मिलवाया था और काम देने की सिफारिश की। जब 1993 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हो चुकी थी, तब 1907 ईस्वी को सभा के परम हितैषी सदस्य रेवरेंड ई ग्रीव्स ने सभा की प्रबंध कारिणी समिति में ये प्रस्ताव रखा कि हिंदी का एक बृहद और सर्वांगपूर्ण कोश बनाने का भार अपने ऊपर लिया जाए। और 9 नवंबर 1907 को सभा ने कोश निर्माण में परामर्श देने के लिए संगठित उप समिति के सुझाव को स्वीकार करके कोश निर्माण का निश्चय किया। 1 वर्ष बाद बाबू श्याम सुंदर दास को कोश का संपादक नियुक्त किया गया। अक्टूबर 1908 में शुक्ल जी कोश में सहायक संपादक के रूप में कार्य करने के लिए सपरिवार काशी जी चले गए। और 1893 ईस्वी में जब वो 9 वर्ष की अवस्था में थे, तो पिता के साथ राठ से मिर्जापुर आए थे और मिर्जापुर में उन्होंने साहित्यिक संस्कार को पुष्ट करते हुए लगभग 24 वर्ष वहां रहे और प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में काशी जी आए थे। तो अगर देखा जाए तो एक विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित शुक्ल जी को काशी में आकर अध्ययन का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त हुआ। 1919 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए। 1907 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक 12 वर्षों की अवधि शुक्ल जी ने अपने ज्ञान को व्यापक और गंभीर बनाने के लिए व्यतीत की। बाबू श्याम सुंदर दास जी इनके विषय में कहते हैं कि इस कोश के कार्य में आरंभ से लेकर अंत तक पंडित रामचंद्र शुक्ल का संबंध रहा है और उन्होंने इसके लिए जो कुछ किया है वह विशेष रूप से उल्लिखित होने योग्य है। यदि यह कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता सर्वांग पूर्णता का अधिकांश श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है, तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। इतिहास, दर्शन, भाषा विज्ञान, व्याकरण, साहित्य सभी विषयों का समीचीन विवेचन प्रायः उन्हीं का किया हुआ है। यदि शुक्ल जी सरीखे विद्वान की सहायता न प्राप्त होती, तो केवल 1 या 2 सहायक संपादकों से यह कोश प्रस्तुत करना असंभव ही होता। तो इस प्रकार जो शुक्ल जी का एक व्यक्तित्व है, वो बाल्यकाल से ही एक लेखक के रूप में उभरा, एक साहित्यकार के रूप में उभरा। उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा अपने ज्ञान को परिपुष्ट किया। हिंदी के प्रति जो प्रेम है उसने उन्हें हिंदी पर अधिकार प्रदान कराया। हिंदी की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर वो निरंतर महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े रहे और उन्होंने जैसे जो कल्पना का आनंद है, अपनी भाषा पर विचार है, कविता क्या है, उपन्यास और साहित्य, इस प्रकार के निबंध लिखकर अपनी अपूर्व क्षमताओं का परिचय हिंदी साहित्य जगत में दिया है। भाव
या मनोविकार संबंधी सभी निबंध 1912 से 1919 ईस्वी तक लिखे जा चुके थे और विचार वीथी में प्रकाशित होकर पूर्व नागरिक प्रचारणी जो पत्रिका है उसमें भी प्रकाशित हो चुके थे। तो इन सबसे स्पष्ट है कि कोश निर्माण के साथ साथ शुक्ल जी दर्शन और मनोविज्ञान के अध्ययन में भी बराबर जुटे रहे। शुक्ल जी ने 1922 ईस्वी से लेकर और आजीवन हिंदी साहित्य की समृद्धि के प्रति अपना जीवन व्यतीत किया। गोस्वामी तुलसीदास, ब्रह्मंड गीतसार, जायसी ग्रंथावली, महाकवि सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 2, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि जो इनकी ये सारी कृतियां हैं जो अलग अलग वर्षों में प्रकाशित हुई हैं 1922 से लेकर के 1941 और 49 तक के मध्य ये समस्त कृतियां इनकी प्रकाशित हुई हैं, उनमें उनकी साहित्य साधना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और एक सच्चे आचार्य का आत्मविश्वास विकसित होता हुआ दिखाई देता है। उन्हें प्राचीन आचार्यों के मतों की सीमाओं का निर्देश करते हुए कहीं विज्ञान और कहीं अध्यात्म के क्षेत्रों की नवीनतम उपलब्धियों के आधार पर दोनों की लक्ष्यगत एकता के संबंध में विचार करते हुए कहीं पाश्चात्य समीक्षकों के मतों का खंडन करते हुए कहीं अपने मत के समर्थन में मत को उद्धृत करते हुए कहीं नवीन मत की उद्भावना करते हुए कहीं अपने पूर्व हिंदी समीक्षकों पर व्यंग करते हुए देखा जाता है। तो उनको विज्ञान, धर्म, दर्शन, काव्य, साहित्य सभी दृष्टियों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक स्थल पर वह ज्ञान, धर्म और विज्ञान के विषय में स्वयं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। भेदों में अभेद की जो सच्ची तत्व दृष्टि है, अर्थात भेदों में अभेद ही सच्ची तत्व दृष्टि है और इसी के द्वारा सत्ता का आभास मिल सकता है। यही अभेद ज्ञान और धर्म दोनों का लक्ष्य है। विज्ञान इसी अभेद की खोज में है और इसी की ओर दिखा रहा है। तो उनके जो वक्तव्य हैं वो उनके बौद्धिक चिंतन को, चरम उत्कर्ष को अभिव्यक्त करते हैं। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व पूर्णतः विकसित, परिवर्धित और परिष्कृत रहा। 1920 से लेकर 1930 ईस्वी तक वे अपना सर्वोत्तम प्रदेय लिख चुके थे। जो कुछ भी उन्हें अच्छे से अच्छा हिंदी साहित्य जगत को देना था वो सब उन्होंने इस कालावधि में लिखा। अपने विचार इस समय तक वो स्थिर कर चुके थे और इसके बाद की रचनाओं में उन्होंने उन्हीं विचारों को परिमार्जित और पल्लवित किया है। तो उनका जो व्यक्तित्व है वो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ है। उसके संगठन में हिंदी भाषी क्षेत्र के सांस्कृतिक परिवेश का योगदान उतना नहीं है जितना उस समय तक के विश्व स्तरीय वैज्ञानिक चिंतन एवं साहित्यिक सांस्कृतिक विकास का है। आचार्य शुक्ल की समीक्षा दृष्टि मात्र समीक्षा शास्त्र की पारंपरिक पोथियों और साहित्य रसिकों के बीच प्रचलित काव्य कृतियों के अध्ययन से विकसित नहीं, वरना वह उनके समय तक अर्जित और लब्ध संपूर्ण ज्ञान की साहित्यिक परिणति है। इसलिए वे अपने समय के अन्य समीक्षकों से अलग दिखाई देते हैं। यह बात तब और साफ होकर सामने आती है जब हम उनके समीक्षक व्यक्तित्व को उनके कुछ पूर्व तथा उनके कुछ समसामयिक समीक्षकों के साथ रख कर देखते हैं। शुक्ल पूर्व युग के समीक्षक मिश्र बंधु जिस समय हिंदी के 9 श्रेष्ठ कवियों के चयन में उलझे हुए थे, उस समय शुक्ल जी कवि कर्म को हृदय की मुक्ति की साधना के लिए किए जाने वाले शब्द विधान के रूप में विश्लेषित कर रहे हैं।
साहित्य के इतिहास के नाम पर जिस समय वृत्त संग्रह को पूर्णता दी जा रही थी, उस समय शुक्ल जी 19वीं शती के यूरोपीय इतिहास दर्शन को बचाकर हिंदी साहित्य के इतिहास को एक ठोस दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान कर रहे थे। जिस समय काव्य भाषा के संदर्भ में कुछ शास्त्र विहित गुणों की चर्चा करके संतोष कर लिया जा रहा था, उस समय शुक्ल जी बिंब विधान, संश्लिष्ट चित्रण, प्रतीक विधान, लक्षणा शक्ति के विकास, समास शक्ति के वैशिष्ट्य, व्यंजना शक्ति के मूल आधार, इन सभी विषयों पर विवेचन कर रहे थे। जिस समय काव्य तत्व विवेचन के क्रम में कल्पना की चर्चा शुरू भी नहीं हुई थी, उस समय आचार्य शुक्ल वर्कले द्वारा प्रतिपादित परम कल्पना के आध्यात्म दर्शन और उसके आधार पर कवि ब्लेक द्वारा रचित कल्पना के नित्य रहस्य लोक की अवैज्ञानिकता, प्रकृति और कल्पना के प्रत्यक्ष संबंध तथा विभाव विधान एवं अप्रस्तुत योजना में कल्पना की अनिवार्य भूमिका का विश्लेषण कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। विज्ञान, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्रों में ही नहीं, राजनीति और समाज दर्शन के क्षेत्रों में भी उनकी अच्छी गति थी। राजनीति के क्षेत्र में वे तिलक के विचारों के अधिक निकट थे। 1904 ईस्वी में ही उन्होंने दासता के विरुद्ध अपने उग्र विचार व्यक्त करके तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर विंडम को नाराज कर दिया। तो आचार्य शुक्ल के राजनीतिक चिंतन का आभास उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में भी मिलता है। उन्होंने अपने समय की राजनीति पर गहरी नजर रखी है और अपने इतिहास में उपन्यास कहानी शीर्षक के माध्यम से वे कहते हैं कि उन्होंने यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज या आमदी पर जीवन निर्वाह करने वालों की और नगर के रोजगारियों या महाजनों की परस्पर क्या स्थिति है। तो इस प्रकार साहित्य से लेकर राजनीति तक का चिंतन शुक्ल जी ने किया। दर्शन पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। सामाजिक विचार क्रांतिकारी न कहे जाएं, पर वे दकियानूसी भी नहीं। उनमें, उनके व्यक्तित्व में राजनीति, दर्शन, सामाजिकता, साहित्य, विचार शैलियां, सब कुछ देखने के लिए मिलता है। एक प्रकार से जो उनका व्यक्तित्व है वो बहुधर्मी रहा है, बहुविध रहा है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इन सबको दूर करना चाहा है, किंतु सामाजिक सुधारों को वे समाज के मानसिक परिवर्तन की सहज परिणति के रूप में देखना चाहते थे। इन्हें ऊपर से लादने के पक्ष में वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो निष्कर्ष यह है कि आचार्य शुक्ल के सामाजिक विचार अत्यधिक उदारवादी थे। उन्होंने अंधविश्वास को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। बाह्याचार एवं आडंबर से वे बराबर अलग रहे। सहज, उदार, मर्यादित जीवन ही उन्हें सदैव मान्य रहा। समाज के पीड़ित दलित वर्ग के प्रति उनके मन में अपार करुणा थी। अछूत की आह शीर्षक कविता में वह कहते हैं कि जिस गली से उच्च कुल वाले चले उस तरफ चलना हमारा दंड है। धर्म ग्रंथों की व्यवस्था है यही या किसी कुलवान का पाखंड है। तो बहुत मानवीयता के प्रति भी उनका झुकाव रहा। आचार्य शुक्ल के व्यक्तित्व को यदि देखा जाए तो वे वज्र से भी कठोर और कुसुम से भी अधिक कोमल थे। उनकी कठोरता विचारों, विश्वासों और मर्यादाओं के पालन में और कोमलता दीनों, दुखियों, असहायों के प्रति आचरण में देखी जा सकती है। वे अपने अनुभव एवं अध्ययन प्रसूत विचारों एवं निर्णयों पर सदैव अडिग रहे। इस दृढ़ता के मूल में उनकी संस्कारगत आस्था
और मनस्विता थी जो उन्हें अपनी पारिवारिक परंपरा, विशेषतः माता मही से प्राप्त हुई। अपने जीवन के आरंभिक वर्षों में वे जिन सहृदय, उदारमना और संस्कारशील व्यक्तियों के संपर्क में आए थे, उनका अमिट प्रभाव भी उनके मन पर पड़ा था। इन व्यक्तियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, विंध्येश्वरी प्रसाद तिवारी, बाबू बाल भद्र सिंह और इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से ज्ञाता सम्मिलित हैं। तो इन सभी से प्रेरित होकर वो आगे बढ़े। साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रत्यक्ष प्रेरणा उनको निश्चित रूप से चौधरी प्रेमगन जी के द्वारा प्राप्त हुई। आचार्य शुक्ल का प्रकृति प्रेम भी सर्वविदित है। इसका मूल कारण उनके किशोर मन पर पड़ा हुआ विंध्याचल के प्राकृतिक वैभव का सहज संस्कार है। वे प्रायः अपने समवयस्क साथियों के साथ बस्ती से दूर हरे भरे खेतों और निर्जन पर्वत उपत्यकाओं की ओर निकल जाते थे। प्रकृति के अद्भुत आकर्षण पर मुग्ध होकर वे तन्मय हो जाया करते थे। प्रकृति के इस मोहक रूप ने ही शुक्ल जी को उसे स्वतंत्र रूप से रस का आलंबन मानने की प्रेरणा दी थी। उनकी आरंभिक कविताओं में रमई पट्टी के विशिष्ट जन्म और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का मोहक चित्र देखा जा सकता है। हृदय का मधुर भार शीर्षक कविता में वे लिखते हैं कि नगर से दूर कुछ गांव की सी बस्ती एक, हरे भरे खेतों के समीप अति अभिराम, जहां पत्र जाल अंतराल से झलकते हैं, लाल खपरैल श्वेत छज्जों के सवारे धाम। बीचों बीच वट वृक्ष खड़ा है विशाल एक, झूलते हैं बाल कभी जिसकी जटाएं थाम, चढ़ी मंजू मालती लता है जहां छाई हुई, पत्थरों की पट्टियों की चौकियां पड़ने श्याम। तो शुक्ल जी का जो साहित्य है वो उनकी संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करता है। उनके मार्मिक दृश्य और तथ्य उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। कविता उनके जीवन की अंतर्धारा थी। इसका प्रवाह कभी नहीं सूखा, लेकिन वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार, गद्यकार, आलोचक, समालोचक, एक दार्शनिक, इतिहासकार सभी के रूप में उभरे। तो शुक्ल जी के व्यक्तित्व का जो आकर्षक रूप है वो उनका स्वयं का स्वाभिमान है। इसकी रक्षा के लिए वे सर्वस्व त्याग सकते थे। स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही उन्होंने उन सभी पदों और लाभ की जगहों का तिरस्कार किया जहां उन्हें दासता की गंध। तो शुक्ल जी की करुणाद्रता का अनुमान उनके पशु पक्षियों तक को परतंत्र न देख सकने की भावों में देखा जा सकता है। फूलों और लताओं के निकट बैठकर उनसे घंटों बातें किया करते थे। वो किसी को दुखी देखकर उसकी सहायता में तत्पर हो जाते थे। तो ये सारी जो तत्व हैं वो उनके व्यक्तित्व में समाये हुए थे और उनके साहित्य के द्वारा सर्वत्र परिलक्षित होते थे। तात्पर्य यही है कि शुक्ल जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनके व्यक्तित्व में स्वाभिमान, दृढ़ता, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता, करुणाद्रता, गंभीरता, मर्यादा प्रियता आदि गुणों के साथ साथ प्रत्युत्पन्न मतित्व और रंजन की प्रवृत्तियां भी लक्षित होती हैं। उनके व्यक्तित्व के अनेक आयामों का विकास उनके जीवन संघर्ष से जुड़ा है। उन्हें एक खास तरह से सोचने, समझने, निर्णय लेने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने की दिशा में उनके परिवेश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की छाप है। कहा जा सकता है कि आचार्य शुक्ल का जीवन संघर्ष, व्यक्तित्व और रचना दृष्टि एक दूसरे से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए, इसलिए इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता।
तो शुक्ल जी का जो जीवन रहा है साहित्य के क्षेत्र में, वो बहुत ही अधिक अपूर्व है। और उस जीवन के द्वारा उन्होंने साहित्य के प्रति जो अपना अवदान दिया है, वो अवदान अपने आप में अत्यधिक प्रमुख है। इसके बाद हम यदि देखें तो शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य उनकी कालजयी कीर्ति का आधार है। हिंदी साहित्य पर किसी भी प्रकार की चर्चा उनके संदर्भ के बिना अधूरी रह जाती है। उनकी जो रचनाएं हैं, कहानियों के रूप में 11 वर्ष का समय, निबंध रूप में चिंतामणि, इतिहास रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास, अनुवाद रूप में शशांक विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, कल्पना का आनंद, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, संपादन के रूप में हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार और सूर, तुलसी जायसी ग्रंथावली, आलोचना के रूप में काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद, रस मीमांसा आदि। तो इस प्रकार से शुक्ल जी का जो जीवन है वो हिंदी साहित्य के प्रति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, अमूल्य है। और उनका पूरा जीवन का जो अवदान है वो हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित रहा है। उनकी भावनाएं, उनकी निष्ठा हिंदी साहित्य के प्रति जीवन के अंत तक बनी रही, और जो कुछ भी उन्होंने हिंदी साहित्य के लिए किया है वो अमूल्य है, अविस्मरणीय है। आगे गुलाब राय जी की बात करें तो बाबू गुलाब राय, जिनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्थी संवत 1944 विक्रमी को इटावा के एक संभ्रांत वैश्य कुल में हुआ था। और उनके पिता बाबू भवानी प्रसाद इटावा में मुनीसिर थे। और अगर हम जन्म इनका सन के अनुसार देखें तो 17 जनवरी 1888 को और 13 अप्रैल 1963 को इनका निधन हुआ था। विचारात्मक एवं भावात्मक निबंध लेखन के लिए ये चर्चित रहे हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो नवरस, नाट्य विमर्श, काव्य के रूप, भारतीय संस्कृति की रूपरेखा, जीवन पशु, ठलुआ क्लब, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आदि हैं। इनकी रचनाएं भी दो प्रकार की हैं, दार्शनिक और साहित्यिक। उन्होंने सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर भी अपनी कलम चलाई। तो जीवन परिचय के रूप में हम इनके देखते हैं कि जो इनके पिता हैं बाबू भवानी प्रसाद, वो इटावा में मुंसिन थे। और इनकी जो माता हैं वो गोमती देवी थी। माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे, वे अपनी माता पिता के सबसे बड़े पुत्र थे गुलाब राय। और इनके पिता प्रबल धार्मिक विचारों से युक्त थे, कचहरी में सरकारी काम करते थे, राम नाम का जप किया करते थे, जीवन में नितांत ईमानदारी बरतते थे। माता गोमती देवी सूर के पद और तुलसी की चौपाइयों को बड़े भक्ति भाव से संगीत के स्वर में नित्य प्रति कई घंटों पढ़ा करती थी। उनमें राम भक्ति के भजन स्वयं बनाने की अपूर्व प्रतिभा थी। और ऐसे कुल में जन्म लेने से बाबूजी यानी कि जो गुलाब राय हैं, इनके जो संस्कार हैं वह भी भगवान की प्रति आस्था, नैतिकता और श्रद्धा, विश्वास इस सब में अटूट थे। और कलात्मकता का होना तो इनके जीवन में स्वाभाविक था। बचपन में इन्होंने मैनपुरी में अपना जीवन व्यतीत किया। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक को लिखे गए एक पत्र में कहते हैं कि मेरे पूज्य पिताजी सरकारी नौकरी के कारण इटावा में रहते थे, वहीं मेरा जन्म हुआ। बाल्यकालीन वातावरण धार्मिक रहा। मेरी माताजी को सूर और कबीर के पदों से बड़ा प्रेम था। पिताजी रामायण, गीता आदि का पाठ बड़ी भक्ति के साथ किया करते थे। मेरे पिताजी के मैनपुरी चले जाने पर प्रारंभिक जीवन मैनपुरी में बीता। वहां के हाई स्कूल से मैंने एंट्रेंस परीक्षा पास की। इटावा एवं मैनपुरी के विषय में उन्होंने अपनी आत्मकथा में अत्यंत रोचक शैली में इस प्रकार लिखा है कि मेरा जन्म इटावा में हुआ। मोहल्ले का तो नाम सुना है, उसे छपेड़ी कहते हैं।
लेकिन उस घर का पता नहीं लगा जिसमें मेरा जन्म हुआ था। यह प्रयत्न अपने को महत्ता देने के कारण नहीं, वरन शुद्ध कौतूहल और मनोविनोद से किया गया था कि मेरे पूज्य पिताजी बाबू भवानी प्रसाद मिश्र इटावा में नौकर थे, सरकारी नौकर थे, और यहाँ से उनकी बदली होने पर मैं 2.5 वर्ष की आयु में मैनपुरी लाए। मैनपुरी के लोग कुछ धोखेबाज कहे जाते थे। मुझे इसका निजी अनुभव तो नहीं है, किंतु जनश्रुतियों के अनुसार मैनपुरी बगल में छुरी खांच सतुआ बतावेपुरी उसका कुछ अच्छा भी इतिहास है। तो उसके पास धारा नगरी है जिसे धरऊ कहते हैं, वह मुझे याद नहीं। मैं हंस तो नहीं जो पय पिए परी हरी बारी बेकार। मेरा मन तो बेकार की ओर ही अधिक जाता है। अस्तु इसी नगरी में बाल्यकाल बीता। इसके लिए मैं लज्जित भी नहीं, क्योंकि भारत की मोक्षदायिनी सप्तपुरियों में अग्रगण्य काशी के संबंध में भी जनश्रुति कुछ अच्छी नहीं है। जनश्रुति तो क्या, श्रुति सम्मत हरिभक्त पथ के अनुगामी धर्म भीरु बाबा तुलसीदास जी ने काशी के संबंध में स्वयं कहा है कि बासर ठासन के ठका रजनी चहु जिस चोर, फिर बेचारी मैनपुरी उस गुमती में है। तो इस प्रकार बाबू गुलाब राय ने अपने संबंध में अनेक स्थल पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, और ये भी उन्होंने बताया है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने पर भी धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से उनका परिवार हमेशा से समृद्ध रहा, और इस वातावरण का उनके जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त जो गुलाब राय हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी रहे हैं, साहित्य प्रेमी रहे हैं। घर का सारा प्रबंध उनकी धर्मपत्नी करती थी, जितना रुपया मिला लाकर अपनी धर्मपत्नी को दे दिया करते थे। फिर ना उनसे कभी हिसाब लेते थे, न जानने की चिंता करते थे कि खर्च कैसे चलेगा। तो बाबूजी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में समन्वय रखते थे। ना इतनी लिप्ति थी कि धोबी और दूध का हिसाब स्वयं ही कर रहे हैं, और ना इतनी उदासीनता थी कि पता ही नहीं कि घर में क्या हुआ है। तो इस प्रकार उनका जो जीवन है वो अपने आप में बहुत ही उदार व्यक्तित्व वाला रहा है। वात्सल्यपूर्ण प्रकृति उनकी हमेशा से रही है, जिसके विषय में विशंबर दयाल गुप्त जी कहते हैं कि बाबूजी का वात्सल्य वारिधि इतना विस्तीर्ण था कि उसकी परिधि में सेवक पशु पक्षी तथा लता वृक्ष भी आते थे। पशु पक्षियों के प्रति उन्हें कितना स्नेह था, यह उनके जीवन की एक घटना से प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार वो वात्सल्यपूर्ण रहे अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति वह संतुष्ट दृष्टि वाले रहे, और अपनी शिक्षा का शुभारंभ उन्होंने घर से किया। तहसीली स्कूल में प्रवेश लिया, उसके बाद आगे की शिक्षा आगरा से ली, और बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपने विषय पर विस्तृत चर्चा की है, जहां उन्होंने अपने विषय में बताया है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जो उनके व्यक्तित्व के सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाले हैं, और उनके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो इस प्रकार गुलाब राय उदार विचारक थे। उन्होंने साहित्य का विस्तृत अध्ययन किया, साहित्य चिंतन के विविध स्तरों पर परस्पर जोड़कर एक समन्वयवादी दृष्टिकोण स्थापित करने में वे प्रयत्नशील रहे। पुराने नए पूर्वी पश्चिमी आचार्यों के मतों को उद्धृत करते हुए उनमें से सार भाग निकाल लेने की प्रवृत्ति उनमें दृष्टिगोचर होती है। इसके अतिरिक्त जो बाबू गुलाब राय हैं, उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया है, और उस संघर्ष के मध्य उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। तो हालांकि जीवन में किए गए व्यवसायों की चर्चा भी उन्होंने की है, लेकिन एक संघर्षमयी कहानी उनके साथ जुड़ी रही है जीवन की। वे अपनी आजीविका के प्रति हमेशा सतर्क रहे, परंतु उन्हें अन्यायापार्जित द्रव्य स्वीकार्य कभी नहीं था। उनकी पुत्री सुश्री प्रभा गुप्ता ने उनकी उदारता एवं धनार्जन संबंधी स्थिति को प्रकट करते हुए लिखा है कि धनार्जन में उन्होंने परिश्रममय ईश्वर की कृपा को ही अधिक माना है।
और उनकी सम्यक आजीविका का ध्यान अधिक रहा है, इसलिए जीवन में आवश्यक सुख भोग और वैभव का उपभोग किया और अन्यायार्जित विलास वैभव से सदा दूर रहे। तो इस प्रकार उनके जीवन पर उन्होंने और अन्य आलोचकों ने भी दृष्टि डाली है। इन सबसे सिद्ध होता है कि एक उदारमना व्यक्तित्व के रूप में वो उभरे और एक विचारक के रूप में वो सबके सामने आए। उन्होंने साहित्य के प्रति जो अवदान दिया वो महत्वपूर्ण था और हिंदी साहित्य के प्रति उनकी निष्ठा अंत तक बनी रही और उसी के साथ साथ उन पर सर्वाधिक जो प्रभाव है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पड़ा है और उनके विचारों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबू गुलाब राय सदा एक उच्च विचार दृष्टि, सादा जीवन और हिमायती साहित्यकार के रूप में उभरे हैं। उनकी वेशभूषा, आहार सब कुछ संयत था, समयोचित था और एक सादे जीवन और उच्च दृष्टिकोण के साथ वो साहित्य के मध्य आई। तो इस रूप में जो उनका जीवन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।